गाइस आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का। और ये मतलब उसी को करने वाले हैं। तो ये जो उसका है ना, ये थर्ड पार्ट होने वाला है। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाल रखा है जिसमें हमने केमिस्ट्री के चैप्टर 1 को अच्छे से देख रखा है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के चैनल पर देख सकते हो। लेकिन अभी के लिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेट स्टार्ट। तो देखिए, आज के वीडियो में जो हम लोग सबसे पहला चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है आखिरकार ऑक्सीकरण और अवकरण का दैनिक जीवन में, यानी कि रोज़मर्रा के जीवन में। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है भोजन का पचना। ठीक है, तो भोजन के पाचन के बाद भोजन ग्लूकोज के रूप में शरीर के अलग अलग अंग, मतलब सारे अंग में जाकर के जमा हो जाता है। ठीक है, जिसका विखंडन O2 के द्वारा यानी कि ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है और जिसके फलस्वरूप CO2 और ऊर्जा मिलता है। तो देखिए होता क्या है कि जब हम लोग भोजन खाते हैं, ठीक है, तो वो भोजन क्या है कि मतलब जब पच जाता है भोजन तो वो ग्लूकोज के रूप में सारे मतलब पूरे शरीर के अंग में चला जाता है। फिर क्या होता है, जो वो ग्लूकोज होता है उसका विखंडन यानी कि वो टूटता है। तो किसके द्वारा टूटता है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, उसको तोड़ने का काम करता है। जो हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वो ही क्या करता है कि जाकर के अलग अलग अंगों में जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़ता है। और जब वो ग्लूकोज टूटता है तो उसमें से बहुत सारा ऊर्जा निकलता है और उसी ऊर्जा के कारण हम लोग कोई भी काम कर पाते हैं। जैसे कि हम लोग चल पाते हैं, बोल पाते हैं या कुछ भी कर पाते हैं, उसमें हमको ऊर्जा लगती है और वो ऊर्जा इसी प्रकार से जनरेट होता है। ठीक है, तो होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसका आप लोग ये अभिक्रिया भी देख सकते हो कि ये रहा C6H12 और O6, ये क्या है, तो ये ग्लूकोज है। ठीक है, और ये 6O2 यानी कि ऑक्सीजन है। और ये दोनों क्या करते हैं, तो शरीर के अंदर क्रिया करते हैं और जिसके बाद क्या टूटता है, तो ये CO2 टूट जाता है और 6H2O भी टूटता है और प्लस में ऊर्जा भी टूटता है। ठीक है, यानी कि ऊर्जा भी निकलता है और इस ऊर्जा का हम लोग उपयोग करते हैं अपने जीवन में। इस CO2 को क्या करते हैं, फिर से सांस द्वारा निकाल देते हैं बाहर। ठीक है, और स्टोर रह जाता है। ठीक है, वो भी निकल ही जाता है बाद में। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड यूज है इसका वो ये है कि भोजन का दुर्गंधित होना। तो भोजन क्या होता है कि अगर आप लोग लंबे समय तक छोड़ दोगे ना तो उसमें से एक अजीब सा स्मेल आने लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि भोजन का दुर्गंधित हो जाना। ठीक है, तो इसमें आप लोग को इसमें क्या होता है कि जब तेलीय भोजन यानी कि तेल से बना हुआ भोजन को लंबे समय तक खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अम्ल बनाता है। देखिए, हम लोग जैसे भी तेल से बने जो भी भोजन होगा उसको अगर आप लोग लंबे समय तक खुली हवा में छोड़ दोगे तो हवा में तो ऑक्सीजन होता ही है, तो वो क्या करेगा, वो तेल जो है वो मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा और उसके बाद जो अम्ल होता है, अब ये अम्ल क्या होता है आपको अगर पता नहीं है तो हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वो अम्ल बनाता है और अम्ल बनाने के बाद क्या होता है कि भोजन का मतलब जो गंध होता है, स्मेल होता है, वो टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इसी कारण है कि मतलब भोजन क्या होता है, ऑक्सीजन से संपर्क करके अम्ल बनाता है और अम्ल के कारण ही भोजन का जो स्वाद है वो दुर्गंधित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो 3 नंबर है वो है संक्षारण, और संक्षारण को ही हम लोग कहते हैं जंग लगना। तो जब लोहे को खुली वातावरण में छोड़ देता है तो वो भी ऑक्सीजन से क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है और अपने ऊपर एक भूरा रंग का परत बना लेता है ना, आप लोग देखे होंगे जंग को। ठीक है, वो भूरा रंग का परत बना लेता है और जिसे संक्षारण या जंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को लिख देना है। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट मतलब पॉइंट दिया गया इस चैप्टर में पढ़ने के लिए वो है दहन और ज्वाला। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा पॉइंट है लेकिन इसे भी हम लोग आराम से निपटा ही देंगे। तो सबसे पहला चीज़ है कि दहन। दहन किसे कहते हैं, तो किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश निकलता है और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, तो दहन कहते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है कि कोई भी पदार्थ है अगर आप लोग को उसको ऑक्सीजन यानी कि हवा जहाँ रहेगा वहाँ पे जलाइएगा तो क्या होगा, जलने पर क्या होगा, ऊष्मा निकलेगा, यानी कि ताप निकलता है ना, ऊष्मा हम लोग निकाल ही लेते हैं और प्रकाश भी निकलता है। जलेगा तो ऑब्वियसली प्रकाश निकलेगा ही निकलेगा। और ये जो पूरा क्रिया आप लोग कर रहे हो मतलब किसी भी चीज़ को जला रहे हो, इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं दहन। ठीक है, उसके बाद है कि वैसे पदार्थ जो जल नहीं सकते उसे अदहनशील कहते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे कि ईंट हो गया है ना, और भी बहुत पदार्थ हो गए जैसे कि कांच हो गया और शीशा हो गया, और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो जलते नहीं है। ठीक
ठीक है। तो ऐसे पदार्थ को हमने एक नाम दे रखा है और उसका नाम है अदहनशील पदार्थ। ओके, तो आप लोग को होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है वो है कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें। आखिरकार दहन के लिए क्या क्या शर्तें हैं, ऐसे ही बिना शर्तों के ही दहन हो जाता है या फिर उसके लिए कोई ना कोई शर्त लगती है? तो इसके लिए 3 शर्त लगती है। सबसे पहला जो शर्त है वो है कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। अब मान लीजिए जलने वाला पदार्थ है ही नहीं, आसपास सिर्फ और सिर्फ ईंट है, तो हम लोग कैसे आग लगा पाएंगे? आग लगा ही नहीं पाएंगे, है ना, किसी चीज़ का दहन कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कोई जलने वाला यानी कि दहनशील पदार्थ वहाँ पे हो, जैसे लकड़ी, कागज़, कुछ भी हो, तब जा करके हम जला सकते हैं। अब ईंट मिट्टी भर दोगे तो हम लोग कहाँ से जलाएंगे, है ना। और सेकेंड जो है वो ये है कि दहन के पोषक तत्वों की उपस्थिति। अब हमने मतलब कि 8 में ही पढ़ रखा है कि क्या होता है, जो आग होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जल पाता है। अगर हम लोग ऑक्सीजन रोक दे, जैसे कि एक कैंडल जल रहा है, ठीक है, ये कैंडल जल रहा है और अगर हम लोग इसको ग्लास से ऐसे ढक दे तो और इसके अंदर हवा ना जा पाए तो ये क्या होगा, थोड़ी देर में कैंडल बुझ जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन इसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो दहन के बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और भी, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब क्या होते हैं, दहन के पोषक तत्व होते हैं। तो अगर ये सब ना हो तो आग लगाना पॉसिबल नहीं है। अगर हमने लगा भी दिया तो वो कुछ देर मतलब कुछ सेकंड्स में ही बुझ जाएगा, ठीक है, बंद हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर है वो ये है कि ज्वलन ताप की प्राप्ति। देखिए ज्वलन ताप क्या होता है इसको तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन जब तक कोई भी पदार्थ अपना ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक उसमें आग लगना स्टार्ट ही नहीं होगा। आप लोग अगर माचिस को ऐसे ऐसे मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि ठंड के महीने में क्या होता है कि माचिस बहुत ठंडा हो चुका होता है, तो हम लोग उसको जब मतलब 3-4 बार रगड़ते हैं हाथ वगैरह में और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग ऐसे मतलब फिर मारते हैं माचिस तो लगता है आग, लेकिन उससे पहले नहीं लग रहा होता। तो उसका यही कारण होता है कि उसका तापमान कम होता है। अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं, ठीक है। तो ज्वलन ताप तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे उसे उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कागज़ है, ठीक है, वो कागज़ को हम लोग -10 डिग्री में रखे हुए हैं तो वो कागज़ जलेगा नहीं, जलेगा बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो मतलब उसको थोड़ा सा गर्म कीजिएगा, मान लीजिए 20 डिग्री, तो 20 डिग्री पर आने के बाद वो क्या करे, जलना स्टार्ट कर दे, तो वो जो 20 डिग्री है वो क्या है, उस कागज़ का मतलब ज्वलन ताप है, ठीक है। वैसे ही अलग अलग पदार्थों का अलग अलग ज्वलन ताप होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कागज़ को आप लोग आग लगाइएगा तो वो बहुत जल्दी ही जल जाता है क्योंकि उसका ज्वलन ताप कम होता है, उसको तुरंत ही ताप मिल जाता है। वही आप लोग लकड़ी को जलाइएगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि लकड़ी का ज्वलन ताप ज़्यादा होता है।